क्लास को। पहला प्रश्न है समाजशास्त्र की उत्पत्ति या विकास के बारे में व्याख्या दीजिए। अगले वाला प्रश्न आपके सामने समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के बारे में व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। क्या होता है ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी? समाजशास्त्र की उत्पत्ति क्या होती है? समाजशास्त्र आपके सामने एक आधुनिक विज्ञान है। समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है भाई? आज के समय एक आधुनिक विज्ञान है ना। समाज को समझने का जो विज्ञान के रूप में समाज होता है, उसमें लोग होते हैं, लोग समाज कैसे काम करता है, लोगों की सोच कैसी होती है, व्यवहारिकता कैसी होती है, इन सब चीजों का जो एक पूरा वैज्ञानिक विधि होती है, उसको अगर हम अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है। समाजशास्त्र जिसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुई थी। समाजशास्त्र की आपके सामने उत्पत्ति कहां देखने को मिलती है भाई? यूरोप के अंदर देखने को मिलती है। इसकी पृष्ठभूमि में 3 क्रांतियों का मुख्य हाथ है। मतलब जो आपके सामने समाजशास्त्र है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इसमें कम से कम जो 3 क्रांतियां हैं उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। पहली है व्यवसायिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। कौन कौन सी क्रांति? व्यवसायिक क्रांति क्या है? पहले के समय में हमारा पूरा का पूरा समाज है वो किस चीज पर निर्भर हुआ करता था? कृषि पर निर्भर हुआ करता था। किस चीज पर निर्भर हुआ करता था भाई? कृषि पर अपना पूरा का पूरा समाज निर्भर हुआ करता था। और उसके बाद में जो हमारे समाज में जो मशीनों का दौर आया, पहले इंसान मजदूर काम किया करते थे, उसके बाद में आपके सामने मशीनों का दौर आया और फिर एक नया वर्ग पनप के आता है, वो होता है व्यापारी वर्ग। तो उस वर्ग का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है आपके सामने जो समाजशास्त्र को समझने में। फिर फ्रांस की क्रांति देखने को मिलती है 1789 में, और फिर औद्योगिक क्रांति है वो देखने को मिलती है। तो इन 3 प्रमुख क्रांतियों का आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो किस क्रांति के रूप में जाना जाता है भाई? औद्योगिक क्रांति। जो उद्योगों से संबंधित जो क्रांति हुई भी उसको औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। इन क्रांतियों ने यूरोपीय समाज की पारंपरिक संरचना, सामंतवाद व धर्म का प्रभाव देखने को मिला। मतलब ये जो क्रांतियां देखने को मिली, तीनों की तीनों, व्यवसायिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति, इन तीनों क्रांतियों ने क्या क्या भाई? जो यूरोप का समाज है उसकी पारंपरिक संरचना जैसे सामंतवाद और धर्म पर प्रभाव डाला। क्या काम किया? जो हमारी जो धार्मिक संरचनाएं होती हैं जिसमें सामंतवाद और धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। किसका प्रभाव देखने को मिलता है? सामंतवाद व धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। उसको हिला दिया। क्या कर दिया? उसको हिला दिया। और गरीबी, शहरीकरण तथा वर्ग संघर्ष जैसी नई समस्याएं पैदा की। और क्या क्या भाई? आपके सामने जो समाज है उसमें एक नया तबका निकल कर आया। गरीबी, शहरीकरण, जो आपके सामने जो शहरों जो नए नए शहर उत्पन्न हो रहे थे वो देखने को मिले। और समाज के अंदर जो अलग अलग प्रकार के वर्ग, पहले जातियों के आधार पे, धर्म के आधार पे बटे हुए थे, अब वो आर्थिक आधार पे बंटने लग गए। कैसे? आज आपके समय समाज में आप एक नया वर्ग देखते हो, गरीबी, मिडिल क्लास और अपर क्लास। यही देखते ना आपके सामने, गरीब हो गए, मध्यम वर्ग हो गया और अमीर लोग है वो आपके सामने रह गया, होते हैं आपके सामने, है ना। तो ये जो वर्ग, अलग अलग वर्ग होते हैं जिसमें व्यापारी वर्ग का संघर्ष आपके सामने मजदूर वर्ग से देखने को मिलता है। ये जो टसल लगातार जो चलती रहती है, इसने क्या कर दिया? आपके सामने समाज के अंदर नई समस्याओं को पैदा कर दिया। जो प्राचीन समस्याएं थी समाज में वो तो थी, साथ के साथ समाज में लगातार होते हुए बदलावों ने क्या कर दिया? समाज के अंदर नई प्रकार की जो समस्याएं हैं उसको उत्पन्न कर दिया। अलग प्रकार की जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको पैदा किया। इन जटिलताओं को समझने के लिए एक व्यवस्थित विज्ञान की महसूस हुई। और जो समाज में जो लगातार बदलाव हो रहा है, इस बदलाव को समझने के लिए पूरा का पूरा एक विज्ञान की जरूरत लोगों को महसूस होने लगी। लोगों को लगने लगा कि अब हमें क्या है? एक नई वैज्ञानिक विधि को अपनाने की जरूरत है, जिससे हम क्या कर सकें? पूरा जो सामाजिक बदलाव हो रहा है उस सामाजिक बदलाव को समझ सकें। समाजशास्त्र के जनक किसको माना जाता है? अगस्त कामेट को। किसको माना जाता है भाई? आपके सामने जो अगस्त कामेट है उसको क्या माना जाता है? आपके सामने समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? अगस्त जो कामेटे हैं उसको आपके सामने समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने 1838 में इस विषय में सोशियोलॉजी का नाम दिया। और उन्होंने क्या किया? जो समाज को समझने की जो विधि होती है, इसको 1838 के अंदर, कब? 1838 के अंदर जो सोशियोलॉजी है इसका नाम रखा गया। प्रारंभ में इसे सोशल फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता था। जब इस विषय की शुरुआत हुई तब इसको किस नाम से जानते थे? सोशल फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सोशल फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता था। समाजशास्त्र के विकास की बात करें, समाजशास्त्र के विकास में, अब ये देखो मैंने बताया था ना, जब 100 टाइप प्रश्न में आएगा तो उसका क्या करना, आपको सिर्फ परिभाषाएं पूछेंगे। अब विकास देखेंगे कि समाजशास्त्र का विकास कैसे होता है।
समाजशास्त्र का विकास मुख्य रूप से 4 चरणों में देखा जा सकता है। अगर हम समाजशास्त्र के विकास की बात करें तो वो कम से कम 4 चरणों में उसका विकास हुआ। पहला चरण था प्राचीन चरण, मतलब प्राचीन समय में आपके सामने समाजशास्त्र का कैसे उद्भव होता है, जिसमें प्लेटो, अरस्तु व कुटिल्य जैसे विचारकों ने समाज के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। सबसे पहले जो प्राथमिक जो सामाजिक विचारक थे, जिसमें प्लेटो का नाम बहुत प्रमुख रूप से आता है, अरस्तु का नाम आता है, कौटिल्य जैसे विचारकों का नाम आता है। इन्होंने क्या किया, प्राचीन काल में जो समाज शास्त्र है, क्या है, जो समाज शास्त्र है, हमारा समाज है, उसके ऊपर आपके सामने इन्होंने क्या रखे, अपने वैज्ञानिक ढंग से विचारक रखे। क्या रखे, अपने वैज्ञानिक ढंग से अपने विचारों को रखने का काम किया। द्वितीय चरण में अरब वैज्ञानिक आते हैं, अरब इब्न खल्दून। ये नाम रट लेना भाई, एक एक जो साइंटिस्ट है इसका नाम रट लेना, आएगा एग्जाम में। और जितने आप वैज्ञानिकों, जितने साइंटिस्टों के नाम लिखोगे ना, उतने ही ज्यादा आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं। अगर अरब विद्वान की बात करें, इब्न खल्दून ने समाज को वैज्ञानिक अध्ययन करने का प्रयास किया। मतलब जो अबल खिदून है, इन्होंने क्या किया, समाज के अंदर वैज्ञानिक अध्ययन करने का प्रयास किया। क्या क्या, समाज के अंदर आपके सामने एक वैज्ञानिक जो रिसर्च है उसको बताने का काम किया। तृतीय चरण है 19वीं शताब्दी का। कौन सी शताब्दी का, 19वीं शताब्दी का। इसमें अगस्त कॉमेट, हार्ट स्पेंसर और कार्ल मार्क्स ने समाजशास्त्र को एक नई स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। तीसरा चरण किसका आता है, जिसमें अगस्त कॉमेट आते हैं, हार्बर्ट स्पेंसर आते हैं और कार्ल मार्क्स आते हैं। इन्होंने क्या किया, समाज शास्त्र है, जो आपका पूरा समाज शास्त्र है, इसको एक अलग विषय बना दिया, इसके एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने का काम किया। स्पेंसर ने सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया भाई, सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत देने का काम किया। चतुर्थ चरण आधुनिक काल, एमिल दुर्खिम और मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक पद्धति व सिद्धांत प्रदान किए। क्या क्या, जो एमिल दुर्खिम है और जो मैक्स वेबर है, इन्होंने समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पे सिद्धांत देने का काम किया। क्या क्या, समाजशास्त्र को एक पूरे के पूरे वैज्ञानिक पद्धति से समझाया और आपके सामने सैद्धांतिक रूप देने का काम किया। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट और वेबर ने सामाजिक क्रिया के माध्यम से चीजों को बताने पर जोर दिया। समझ में आ गया। तो एमिल दुर्खिम ने क्या क्या सिद्धांत दिए, और दुर्खिम ने तो सामाजिक तथ्य बताए और वेबर ने सामाजिक क्रिया, समाज किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में बात की। भारत में समाजशास्त्र की औपचारिक शुरुआत 1919 में बॉम्बे विश्वविद्यालय के पैट्रिक गिड्स की अध्यक्षता में हुई। कब हुई थी? भारत में अगर समाजशास्त्र की बात करें तो भारत में समाजशास्त्र की औपचारिक शुरुआत क्या थी भाई, कि नन्हे नन्हे कदम आपके सामने भारत में समाजशास्त्र ने कब रखना शुरू किया, 1919 के अंदर। कब? 1919 के अंदर जो बॉम्बे विश्वविद्यालय है, इसमें पैट्रिक गिड्स हैं, उनकी आपके सामने अध्यक्षता में इसकी शुरुआत हुई। अगले वाला पॉइंट है, समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रकृति और विषय वस्तु के बारे में स्पष्ट कीजिए। क्या होता है समाजशास्त्र, इसको परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रकृति व विषय वस्तु के बारे में आपको विस्तार से बताना है। परिभाषा की बात करें, समाजशास्त्र का शुद्ध शब्द लैटिन शब्द सोशियस से बना हुआ। किससे बना हुआ भाई? समाजशास्त्र का जो शब्द है वो उसके शुद्ध शब्द सोशियस से बना हुआ है। कौन से शब्द से बना? सोशियस शब्द से। इसका आपके सामने क्या देखने को मिलता है, पूरे की पूरी डेफिनेशन देखने को मिलती है। ग्रीक शब्द लोगस विज्ञान से बना, और इसका अगर वैज्ञानिक ढंग से इसको समझने का प्रयास करें, देखो नाम कोई भी चीज समझ का, समाजशास्त्र में किससे बनता है? समाज प्लस शास्त्र। समझ में आ गया? तो समाज से संबंधित जिस शास्त्र में अध्ययन किया जाता है उसको समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है। ऐसे अगर इंग्लिश में इसको तोड़कर देखें तो सोशियोलॉजी, उसका जो सोशियो है वो कि लैटिन भाषा में सोशियो को क्या बोला जाता है? सोशियस के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? सोशियस के नाम से जाना जाता है। तो सोशियो को किस नाम से जाना जाता है? सोशियस के नाम से जाना जाता है। और जो लॉजी होती है LOGY, उसको लोगस के LOGOS के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो सोशियोलॉजी आपके सामने सोशियस और लोगस शब्द से बना है। सोशस शब्द का अर्थ होता है समाज, और आपके सामने लोगस शब्द का अर्थ क्या होता है? विज्ञान। इन दोनों शब्दों के प्रभाव से आपके सामने क्या है, पूरा का पूरा अर्थ निकल कर आता है। इन शब्दों का अर्थ होता है समाज का विज्ञान। इन शब्दों का अर्थ क्या होता है भाई आपके सामने? समाज का विज्ञान। कौन सा विज्ञान? जिसमें समाज के बारे में बात की जाए, उस विज्ञान को क्या कहा जाता है? समाज के विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अगस्त कॉमेट के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। अगस्त कॉमेट ने क्या कहा? समाजशास्त्र किसकी बात करता है? अब जितने भी जो साइंटिस्ट है उनके समाजशास्त्र के प्रति क्या विचार थे उसके बारे में आपको अध्ययन करना आवश्यक है।
अगस्त कामेट ने कहा समाजशास्त्र जो हमारे समाज के अंदर जो व्यवस्था चलती है और उसकी जो प्रगति है उसके प्रति क्या है, उसका विज्ञान है। किसका विज्ञान है? समाजशास्त्र हमारी सामाजिक व्यवस्था और उसकी जो प्रगति का विज्ञान के रूप में हम किसको जानते हैं? आपके सामने इसको समाजशास्त्र को हम जानते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं विश्लेषणों का बोध करने का प्रयास करता है। मैक्स वेबर ने क्या कहा? समाजशास्त्र वो साइंस है, समाजशास्त्र आपके सामने वो विज्ञान है जो समाज में होने वाली अलग अलग प्रकार की क्रियाएं, मतलब समाज में जो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन करता है और उनके बारे में बताने का काम करता है। अगस्त कामेट को तो सीधो सीधो कहना समाज कया चल रहा है और कया प्रगति करे है। अगस्त कामेट वेबर के कहो समाजशास्त्र जो समाज के अंदर जो अलग अलग प्रकार की जो क्रिया हुई उनको विश्लेषणात्मक अध्ययन करने को काम करे। अगले वाले थे मार्शल जोन्स। मार्शल जोन्स ने समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के समूह का अध्ययन करता है। मार्शल जोन्स ने क्या बताया? जो समाजशास्त्र है वो समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के संबंध, मनुष्य के किस तरीके से संबंध कार्य करते हैं उसके बारे में अध्ययन करने का काम करता है। किसका काम करता है? समूह में, मतलब जब सभी लोग मनुष्य, सभी के सभी मनुष्य एक जगह इकट्ठा होकर ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, तो उनके रिलेशन, उनके संबंध कैसे काम करते हैं, उनके संबंध कैसे काम करते हैं, इसके बारे में अगर जब आप अध्ययन करते हो तो उसी को क्या कहा जाता है? समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है समाजशास्त्र की प्रकृति। समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति कैसी होती है? वैज्ञानिक। कैसी प्रकृति आपके सामने समाजशास्त्र की? एक साइंटिफिक है। कैसी है? वैज्ञानिक पद्धति है भाई, वैज्ञानिक ढंग से अपन समझ सकते हैं। इसके पक्ष में निम्न तर्क दिए गए, मतलब भाई अगर आप कोई भी चीज को वैज्ञानिक ढंग से बताते हो कि भाई ये चीज वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक विधि से चीज नहीं है, तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि ये चीज वैज्ञानिक है तो है क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं है। दोनों के चीजों के बारे में आपको बताना जरूरी होता है। तो यही बताएगा समाजशास्त्र की जो प्रकृति है, वो वैज्ञानिक है तो क्यों है, और आपके सामने उसके पीछे अनेकों अनेक तर्क दिए गए। ये क्या है? इसका अध्ययन करता है भाई समाज क्यों है, और समाज के अंदर अगर मान लो कोई व्यक्ति है, कोई समाज में गरीबी है तो क्या क्यों है वो गरीबी, उसके बारे में बताता है। और क्या है, मतलब गरीबी क्या चीज है, समझ में आ गया? कोई व्यक्ति, कोई समाज है, उसमें जातियां क्यों है, क्या है, जातियां क्या है, उनके बारे में बताता। मतलब कोई भी शब्द में जब व्हाट का उत्तर देता है और क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मतलब गरीबी होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, और थी तो क्यों थी, सारी की सारी एक साइंटिफिक वैज्ञानिक विधियों के बारे में सभी चीजों को बताने का काम करता है। इसमें अलग अलग प्रकार की जो वैज्ञानिक पद्धतियां होती हैं, चीजों को अवलोकन करने की, साक्षात्कार व सर्वेक्षण का भी प्रयोग किया जाता है। मतलब जितने भी जो साइंटिफिक आपके सामने जो रिसर्च होती है, साइंटिफिक आपके सामने कैलकुलेशन होती है, अवलोकन करना, साक्षात्कार नष्ट करना, सर्वेक्षण करना, सबके सबका इसमें प्रयोग देखने को मिलता है। इसके नियम सार्वभौमिक और प्रमाणिक होते हैं। इसमें जो नियम बताए जाते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। कैसे होते हैं भाई? यूनिवर्सल और साइंटिफिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिवर्सल और साइंटिफिक देखने को मिलते हैं। मतलब जितने भी जो नियम बताए जा रहे हैं वो सब के सब सार्वभौमिक हैं और आपके सामने प्रमाणिक हैं, उनको आपके सामने रिसर्च और प्रूव किए गए हैं। यह कार्य कारण कॉज इफेक्ट रिलेशन पे काम करता है। कौन से रिलेशन पे काम करता है? कॉज इफेक्ट रिलेशन पर काम करता है कि कोई भी घटना हुई तो वो क्यों हुई और उसके पीछे क्या कारण था, दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करता है। इसको क्या बोला जाता है? कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के नाम से जाना जाता है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? कि कार्य कारण, कि कोई भी कार्य हुआ तो उसके पीछे क्या कारण थे उसके बारे में बताने का काम करता है। विषय वस्तु, समाजशास्त्र की विषय वस्तु का मुख्य रूप से 3 संप्रदाय में बांटा जा सकता है। अगर हम सोशियोलॉजी को अगर समझे, किसको समझे? अगर हम सोशियोलॉजी को समझे तो उसको 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है फॉर्मेलिस्टिक स्कूल। कौन सी स्कूल? स्वरूपात्मक संप्रदाय। जॉर्ज सिमेल के अनुसार समाजशास्त्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूप जैसे संघर्ष, अनुकरण व प्रभुत्व का अध्ययन करना चाहिए। मतलब किसकी बात की गई? अगर हम समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो जॉर्ज सिमेल ने साफ साफ कहा समाजशास्त्र केवल समाज के अंदर जो संबंध है कि लोग आपके सामने कैसे भाई आपस में लड़ाई, मतलब उनका आपस में किस तरीके से टसल चलती रहती है, अमीर आदमी गरीब आदमी से, है ना, पैसे जो किस तरीके से उनमें जो संघर्ष चलता रहता है, कैसे उनके प्रभुत्व की जो लड़ाई होती है उसका अध्ययन किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है?
स्वरूपात्मक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। अगला होता है समन्वयवात्मक संप्रदाय। दुर्खिम और सेरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। किसकी बात की गई? दुर्खिम और सेरोकिन ने क्या माना? समाजशास्त्र एक प्रकार का कैसा विज्ञान है? सामान्य विज्ञान है। कैसा विज्ञान है भाई? आपके सामने एक प्रकार का सामान्य विज्ञान है और जिसे समाज का संपूर्ण रूप से अध्ययन करना चाहिए। जिसमें क्या करना चाहिए? समाज का संपूर्ण रूप से अध्ययन करना चाहिए। तो दुर्खिम और सेरोकिन का तो साफ साफ करना था। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है जिसमें हमें समाज के, जिसमें ऊपर वाले में जो जोर सिमेल का करना था कि आपस में जो समाज में टसल देखने को मिलती है, जो आपस में किस तरीके से संघर्ष करते रहते हैं, जातिगत भेदभाव, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं, इसी के बारे में नहीं, आपके सामने समाज के संपूर्ण रूप से अध्ययन करना चाहिए। किसने बात की? दुर्खिम ने। एलिक्स इनकेल का क्या कहना था? इसकी विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा। एलिक्स इनकेल ने क्या किया? इसको विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा। पहली थी सामाजिक विश्लेषण। पहला कौन सा विश्लेषण? हम समाज का विश्लेषण कैसे करते हैं। सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयां, मतलब जो सामाजिक जीवन होता है उसमें समूह है और समुदाय का क्या महत्व होता है। समाज के अंदर जो अलग अलग जो समूह पाए जाते हैं और अलग अलग जो समुदाय होते हैं उनका क्या महत्व होता है, इसके बारे में अपन को विस्तार से अध्ययन करना है। और मूलभूत सामाजिक प्रथाएं, मतलब परिवार, धर्म और राज्य के बारे में अध्ययन करना चाहिए। मतलब जो एलिक्स इनेकन है ना, इन्होंने और डिवाइड कर दिया समाजशास्त्र को। इसमें क्या कहा? समाज के विश्लेषण को पढ़ो कि समाज है वो किस तरीके से काम करता है, उसको विश्लेषण करो। समाज में जो अलग अलग प्रकार की प्रथाएं हैं, लोग मिलजुल कर कैसे रहते हैं, अलग अलग समुदाय में कैसे रहते हैं, इसका अध्ययन करो। और मूलभूत की संस्थाएं जैसे परिवार, धर्म व राज्य हैं, इसके बारे में अध्ययन करो। तो एलिक्स एरिक्सन का यह मानना था, इनकेल्सन का, कि आपको समाज को और विस्तृत रूप से अध्ययन करना चाहिए। फिर से बताऊं, पहले था स्वरूपात्मक संप्रदाय, जिसमें आपके सामने जो समाज है उसमें जो आपस में स्वरूप है उसके संघर्ष, अनुकरण व प्रभुत्व है कि कैसे लोग प्रभुत्व जमाते हैं। अमीर जो राजा हुआ करता था वो प्रजा पे कैसे प्रभुत्व जमाता था। आपस में संघर्ष, प्रजा का राजा के प्रति, राजा का जनता के प्रति, है ना। अलग अलग लोग है उनका आपस में किस तरीके से संघर्ष होता था, उसी के बारे में पढ़ना है। ये विचार किसके थे? जॉर्ज सिमेल्स के। फिर अगले वाला आया समन्वयवात्मक संप्रदाय। दुर्खिम और सिरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान माना और कहा कि सब कुछ अध्ययन करो। और एलिक्स इनेक्सन ने आपको इसको और भागों में बांट दिया जिसमें हर चीज को आपको पढ़ना है। चलिए अगले वाले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 2 की तरफ, जिसमें समाज और समुदाय को परिभाषित करना है। क्या करना है? समाज क्या होता है और समुदाय क्या होता है उसको परिभाषित करना और दोनों में अंतर बताना है। सोसाइटी क्या होती है और कम्युनिटी क्या होती है और दोनों में क्या अंतर होता है उसको बताना आपको, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। समाज क्या होता है? समाजशास्त्र में समाज के अर्थ व्यक्तियों के समूह में से नहीं बल्कि उनके बीच में पाए जाने वाले संबंधों का जाल होता है। समाजशास्त्र में क्या बताया गया है? समाज का अर्थ जो अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनके समूह में नहीं माना गया, बल्कि उनके बीच में पाए जाने वाले जो सामाजिक संबंध होते हैं उनके जालों में बताया गया है। समाज का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति के, जो भाई व्यक्तियों का जो झुंड, जो समूह होता है ना, उसका अर्थ नहीं होता है समाज। समाज का अर्थ होता है उनके बीच में जो संबंध होते हैं। जैसे आप अपने पड़ोसी से जाकर चाय मांग के लेकर आ सकते हो, लेकिन वहीं पर आपके सामने कोई नया किराएदार आया, क्या उसे मांग कर आओगे? कभी नहीं मांग कर आ सकते हो। समझ में आ गया? क्यों? समाज का हिस्सा तो वो भी हो गया आपके हिसाब से, लेकिन नहीं हुआ। जैसे जो लोग होते हैं उनके अंदर कैसा आपके सामने संबंध देखने को मिलता है, उसी को क्या कहा जाता है? समाज के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? समाज में जो अलग अलग प्रकार के जो संबंध पाए जाते हैं, सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज के रूप में अपन परिभाषित करते हैं, जानते हैं। इस प्रकार से आप नहीं कह सकते कि कोई दो व्यक्तियों के बीच में जो लोग रहते हैं उसको अपन समाज के रूप में नहीं कहते हैं। अगला है मैकाइवर पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और यह सदैव परिवर्तित होता रहता है। मैकाइवर और पेज ने क्या कहा? जो समाज है ना, वो समाज के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो संबंध पाए जाते हैं, मैकाइवर और पेज का साफ साफ कहना था समाज के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो संबंध पाए जाते हैं उन संबंधों का ही जाल को क्या कहा जाता है? आपके सामने समाज कहा जाता है। और ये लगातार बदलता रहता है। क्या होता है भाई? होता रहता है भाई आपके सामने, ये जो समाज है वो सदैव बदलता रहता है समाज के समय के साथ। विशेषताओं की बात करें, इसकी अमूर्तता, पारस्परिक जागरूकता और सहयोग एवं संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। समाज के अंदर क्या होता है भाई? आपस में जो लोग हैं वो जुड़े रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, है ना। कदे भाई था ना कोई भी चीज की जरूरत है तो थे तार पड़ोसी कन मांग लियो, साथ हड़ा कन मांग लियो, कर सकते हो ना। आपके दोस्त हैं वो हो सकता है अलग अलग जाति के, धर्म के, इस हिसाब से हो।
और कदे कदे लड़ाई भी हो जाए, दो पड़ोसी लड़ भी ली भाई, मेरले घरा कन तू कूट बारी काटी कया काटी तो कया काटी, कचरो माले घरा कया आयो उठ की, वो है ना। तो सहयोग भी होता है समाज में और अक्सर संघर्ष भी देखने को मिलता है। लोग आपस में जुड़े भी रहते हैं, पारस्परिक जागरूकता भी देखने को मिलती है। अब ये पारस्परिक जागरूकता क्या होती है कि दोनों जो लोग होते हैं वो आपस में क्या रहते हैं, परस्पर सहयोग की भावना से रहते हैं, एक दूसरे को बताने का काम करते हैं कि भाई तुम ये कर लो, हम ये कर लेंगे, हमारा समाज है वो इसी तरीके से चलता है, और यही इसकी खूबसूरती भी है। समुदाय व्यक्तियों को वो समूह होता है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के साथ साथ रहता है और इसके बीच में हम की भावना पाई जाती है। समुदाय क्या होता है, व्यक्तियों का वो समूह होता है जहां पर निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है, मतलब वो एक निश्चित जगह है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र क्या है, आपका गांव, आपका शहर, आपका वो जगह, जिस जगह पे आप रहते हो उसी जगह पर आप क्या करते हो, समाज का निर्माण करते हो। समझ में आ गया। तो एक जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है वहीं पर जो व्यक्तियों का समूह रहता है उसी को क्या कहा जाता है भाई, समुदाय के नाम से जाना जाता है। समाज और समुदाय अलग है, याद रख लेना बेटा। समाज का अर्थ होता है व्यक्तियों के बीच में जो आपस में संबंध पाए जाते हैं उसी को किसके नाम से जाना जाता है, समाज के नाम से। उसमें भौगोलिक क्षेत्र का कोई महत्व नहीं है, समझना जरूरी है बेटा। यही जो छोटे छोटे अंतर है इनको समझ लेना। समुदाय क्या होता है, जहां पर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और जहां पर लोगों में हम की भावना पाई जाती है। तो समाज से ज्यादा समुदाय में लोगों का संबंध ज्यादा मजबूत होते हैं। डेविस ने बताया समुदाय सबसे छोटा एक ऐसा क्षेत्रीय समूह होता है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। डेविस ने क्या कहा, जो समुदाय का जो समुदाय है ना वो सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह होगा जिसके अंतर्गत सामाजिक जो जीवन होते हैं उसके अलग अलग पहलू है वो आपके सामने जुड़कर आ जाते हैं। मतलब सबसे छोटो क्षेत्र है ना समाज को, कोई भी जो लोगों के समूह है का कहीं पर भौगोलिक क्षेत्र पे रहने वाले लोगों के सबसे छोटे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, समुदाय के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं आपके सामने। क्या विशेषता होती है समुदाय की, निश्चित भूभाग, एक छोटा बड़ा आपके सामने निश्चित भूभाग देखने को मिलता है। लोगों में सामुदायिक भावना होती है। सामुदायिक भावना कैसी भावना होती है भाई आपके सामने, कि सभी लोग एक समुदाय के अंदर एक वर्ग विशेष में रहते हैं, उसको सामुदायिक भावना के नाम से जाना जाता है। और इसका स्वतः विकास होता है। कैसा विकास होता है इसका, स्वतः विकास देखने को मिलता है, सेल्फ डेवलपमेंट धीरे धीरे इसका होता है। समाज और समुदाय में अंतर, किसमें अंतर, समाज और समुदाय में क्या अंतर होता है। पहला है निश्चित स्थान। समाज के साथ निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती। समाज होता ना उसको कोई भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती। तो बेटा मैंने क्या बताया था आपको कि समाज है उसमें भौगोलिकता का कोई महत्व नहीं है। भौगोलिकता कहां पर देखने को मिलती है आपको, समुदाय में देखने को मिलती है। भाई है तो अगर आप कोई भी चीज लिखोगा तो बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि समाज यार समुदाय दोनों होता तो है कि चीज है, लेकिन डिफरेंस कहां पर है बेटा। जो समुदाय होता है ना उसमें भौगोलिक क्षेत्र का महत्व है, समाज में नहीं है। सबसे बड़ा अंतर। प्रकृति ये अमूर्त है, संबंधों को नहीं देखा जा सकता। समाज में आपके सामने कोई संबंधों को ज्यादा महत्व नहीं होता है। समझ में आ गया, अमूर्त है मतलब एकदम रिजिड टाइप में पाया जाता है, अमूर्त तरीके से है ना, जहां पर भावनाओं का महत्व नहीं है, बस लोगों को आपने वर्गीकृत कर दिया। यह मूर्त होता है, व्यक्तियों का ऐसे समूह को देखा जा सकता है। मतलब समुदाय आया समझ थे गांव में जितना लोग रहना बस समुदाय में, अब ते बाहर में जाके कुछ शहर में रहने लगा तो समाज को हिस्सा होगा। समझ में आ गया। जैसे व्यापारिक समाज होता है ना, मजदूर समाज, सरकारी नौकरी वालों का एक अलग समाज है। तो इस प्रकार के जहां पर आप कोई भी रैंडम कोई भी व्यक्ति होता ना उनके बीच में चाहे कोई फीलिंग हो चाहे नहीं हो, चाहे सभी लोग आपके सामने संबंध हो या नहीं हो, उनको किसके रूप में समाज में डालते हैं। और जहां पर लोग संबंधों से जुड़े रहे, जहां पर व्यक्तियों को देखा जा सकता है, जहां पर लोग संबंधों से जुड़े रहे, उसको समुदाय के नाम से जाना जा सकता है। जैसे समुदाय में आपके गांव के लोग आ गए, आपके सगे संबंधी आ गए। समझ में आ गया। समाज बहुत ही व्यापक और विश्वव्यापी होता है। मतलब समाज की बात करें तो समाज का जो स्तर है, क्षेत्र है, वो बहुत ही बड़ा होता है और विश्वव्यापी, मतलब पूरी की पूरी दुनिया को अगर आप इसमें जोड़ सकते हो। वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया पूरा समाज हमारा क्या है, हम उसका हिस्सा है। समझ में आ गया। तो समाज का क्षेत्र है वो बहुत ही ज्यादा व्यापक होता है और विश्वव्यापी होता है। मतलब सारी की सारी दुनिया के आपके सामने लोगों को उसमें आप जोड़ सकते हो। समुदाय में केवल तुलनात्मक रूप से होता है। समुदाय क्या होता है आपके सामने, उसको तुलनात्मक रूप से छोटे हिस्से में होता है। मतलब समझ में आ गया, तुलनात्मक रूप से छोटे हिस्से में देखने को मिलता है।
इसमें हम की भावना अनिवार्य नहीं है। मैंने क्या बताया, समाज में जैसे व्यापारी वर्ग है, अब व्यापारी तो आपके गांव का भी है, व्यापारी तो केरल का भी है, व्यापार तो असम का भी है, व्यापारी तो आपके सामने कश्मीर का भी है। सब कहीं के व्यापारी समाज के अंदर आ गए, व्यापारी समाज के अंदर। क्या उनमें एकजुटता है? नहीं है। हो सकता है आपस में लड़े हो। क्या जानते हैं? हो सकता है जानते हैं, हो सकता है नहीं भी जानते हैं। समझ में आ गया? तो जो समाज होता है उसमें हम की भावना नहीं होती है। क्या नहीं होती है? समाज में आपके सामने कभी भी हम की भावना नहीं देखने को मिलती है। जबकि जो आपके सामने समुदाय होता है, क्या होता है, जो समुदाय होता है इसके अंदर किसकी भावना देखने को मिलती है? हम की भावना देखने को मिलती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? मुझे उम्मीद आपको समाज और समुदाय दोनों समझ में आ गए होंगे। मोटी मोटी बात करूं, समाज में ना तो कोई भौगोलिक क्षेत्र, समाज में कोई भौगोलिक क्षेत्र भी कोई नहीं हुआ है, ना हम की भावना है, ना तो भावना है, ना रिश्ता ने देखे जाए के अंदर, और ना आपका सामने क्यों है अमूर्तता पाई जा है। मतलब थान बेरो भी कोई नहीं कि कौन लोग जुड़ रहे हैं अंदर। समुदाय में फिक्स भौगोलिक क्षेत्र होगा, लोग आपस में जुड़े हुआ होगा, सगी संबंधी देखने को मिलेंगे, और संबंध है उसमें हम की भावना रहेगी कि हम सभी के सभी लोग एक हैं। इस तरीके की भावना देखने को मिलती है। संस्कृति, सामाजिक प्रतिमान और सामाजिक मूल्यों की व्याख्या कीजिए। समाज में संस्कृति क्या होती है, सामाजिक प्रतिमान क्या होते हैं और सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। संस्कृति की बात करें, समाज शास्त्र में संस्कृति का अर्थ केवल कला या संगीत ही नहीं है। समाज शास्त्र में क्या होता है, आपके सामने जो संस्कृति होती है, कल्चर होता है। क्या होता है? कल्चर का अर्थ आपके सामने ये नहीं है कि कला या संगीत, कि आपने लोगों को किसके माध्यम से, कला के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से, और जो सॉन्ग होते हैं उसके माध्यम से आप लोगों को समझाओ, यही संस्कृति नहीं होती। अपना सामने संस्कृति आते हैं जब क्या है, क्या याद आवे कि अपनो पहनाओ कया को है, अपनो खानो कया को है ना, नाच गाना कया का है, संगीत कया को। भाई संस्कृति को नहीं बेटा, बहुत व्यापक स्तर होता है संस्कृति का। जीवन जीने का वो तरीका जो आपके सामने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को स्थानांतरित होता है, उसी को क्या कहा जाता है? संस्कृति के नाम से जाना जाता है। मतलब जिंदगी जीने को वो तरीकों जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी का नाते ट्रांसफर करो, उन्हें क्या कहलाओ आपके सामने? समाज शास्त्र में संस्कृति का नाम से जाना जाए। समझ में आ गया? जया की अपना जो बड़ कहा बाप माता पिता हा, जो उनका भी जो माता पिता ही वह आपके सामने भाई राजस्थान में रिया करता अपने, है ना, तो उठे आपने उनका जो पहनाव पहनाया जाया कर, तो धोती कुर्ता, खैर वह तो कौन पहरा, लेकिन कोट पैंट वगैरह वह भी पहरा, जो आपने जो उनको पहना हो वो आज भी है। उनको जो खान पान है थोड़ा बहुत बदलाव, देखो मॉडर्न अपन हुए, लेकिन उनका पहनाव आज भी है। जो पहले गीत गाया करती अपने महिला आज भी गा है, शादी करने का पहले तरीका आज भी हो सकता है, उनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आ गया है। मॉडर्नाइजेशन समय के साथ बदलाव तो आता है भाई, समय की यही तो खूबसूरती है कि उसमें बदलाव जरूरी है। बदलाव आए हैं, लेकिन जो क्या है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को जो हमने जिंदगी जीने के जो तरीके दिए हैं, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, धर्म के अनुसार चलना चाहिए, संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए, अपनी संस्कृति के प्रति गौरवान्वित रहना चाहिए, इन सब चीजों को आपके सामने को क्या कहा जाता है? जीने के तरीके के नाम से जाना जाता है। साथ के साथ आपके सामने जो भौतिक मशीनें होती हैं, और इसमें क्या देखने को मिलता है? इसमें मनुष्य द्वारा निर्मित जो अलग अलग प्रकार की भौतिक चीजें, जैसे मशीनें, भवन, और अभौतिक चीजें जैसे विचार और विश्वास दोनों आते हैं। मतलब हर प्रकार की चीजें इसमें आएगी। भौतिक चीजें जैसे मशीन, भवन, और जो अभौतिक चीजें जैसे विचार और विश्वास, सबकी सब चीजें इसमें शामिल होती हैं। टाइलर का कहना था, संस्कृति वो जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला और नैतिकता, कानून और प्रथाएं शामिल होते हैं। टाइलर का एक बहुत ही खूबसूरत आपके सामने इसमें जो शब्दावली का प्रयोग किया है, उन्होंने कहा संस्कृति वो जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान आता है, लोग आपस में एक दूसरे को ज्ञान शेयर करते हैं, लोगों का विश्वास है एक दूसरे के प्रति, कला और नैतिकता, कानून और प्रथाएं हैं, सबकी सब चीजें इसमें शामिल हुए हैं। जया की अपना दादा परदादा ने भी भगवान पर विश्वास और आज अपना भी है ना। समाज में विपदा में अपना अपना सगा संबंधी काम होंगे, वो विश्वास उनने भी और वो अपना भी है। ज्ञान, उन्होंने हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये ज्ञान क्या उन्होंने हमें दिया या नहीं दिया? दिया है, और पहले वो भी वही करते थे, आज भी अपन करते हैं। कला, भाई ओलिया में जब अपने भी बगाए जाए डफ पे, है ना, गाँव है ना, दिवाली आज ना आप भाई दीपक भाई भी जलाता, भाई दीपक आज ना, उसका आज के टाइम में थारकन ज्यादा पिसो, घी का जला दो, तेल का जला दो, वह आपके सामने भाई कोई थे घी का जला दो, तेल का जला दिया, पैड़ा घी का जला देता, तेल का जला दिया, इतना यंत्र है भाई। पहले का टाइम में पटाखा को नहीं, आजकल आप पटाखा बजा दिया, इतना यंत्र है, बाकी यंत्र को नहीं। नैतिकता,
झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ी बुजुर्ग के साथ रहना चाहिए, उनकी सीख माननी चाहिए। ए काम तो करो को नहीं, लेकिन सीख तो दे रही है। और कानून और जो प्रथाएं हैं वो उन सब का मिश्रण होता है। उसी को किसके नाम से जाना जाता है? संस्कृति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संस्कृति के नाम से जाना जाता है। सामाजिक प्रतिमान क्या होते हैं? सामाजिक प्रतिमान वे नियम व मानक होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं। मतलब सामाजिक प्रतिमान क्या होते हैं? वो नियम व कायदे जो हमारे समाज में जो व्यक्ति का व्यवहार, किस तरीके से कोई भी व्यक्ति को अपने जीवन में व्यवहार करना चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। उसी को सामाजिक प्रतिमान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक प्रतिमान के नाम से जाना जाता है। मतलब वो नियम और कायदे जो समाज में व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसको कंट्रोल करते हैं, उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं। उसी को सामाजिक प्रतिमान के नाम से जाना जाता है। यह समाज में अनुशासन बनाए रखते हैं। इनका काम क्या होता है? जो हमारा समाज होता है उस समाज में अनुशासन बनाए रखने का काम किसका होता है भाई? आपके सामने सोशल नॉर्म्स का होता है। जैसे प्रकारों की बात करें, जनरीतियां, फोकवेज, रूढ़ियां और कानून। अलग अलग प्रकार की जो हमारे समाज में जो जन रीतियां पाई जाती हैं, जो अलग अलग प्रकार की रूढ़ियां और जो कानून पाए जाते हैं वो इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? सामाजिक प्रतिमानों में आते हैं। कार्यों की बात करें, ये बताते हैं कि किस परिस्थिति में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। मतलब जो अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं ये हमें ये बताने का काम करते हैं कि कैसी परिस्थितियां और उन परिस्थितियों में हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। जैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, है ना। अच्छा, समाज में जनरीतियां क्या होती हैं भाई? ओली पर डप बजानो है ना। अपने और भी प्रकार का गेम खेले जाए और आपके सामने जो गणगौर मनानी, राजस्थान की परंपरा है भाई आपके सामने, है ना। और जो क्या बोला करी, ओली पर रंग लगानो, है ना। सकरात पर पतंग उड़ानी, तिलकुटो बनानो, यह अपनी परंपरा है। उसका हरियाणा वाला की अलग हूँ, केरल वाला की अलग हूँ, हर समाज की अलग अलग है। तो भाई तो संस्कृति है बेटा। हर चीज, हर समाज की अलग अलग जो विशेषताएं होती हैं उसको जनरीतियों के नाम से। रूढ़ियां क्या है? समाज में भाई आपका सामने अरेंज मैरिज करनो, राजस्थान के साउथ में जाओ कौन करी, उठे तो दोनों एक्सेप्ट है। कानून, जो समाज में जो अलग अलग प्रकार के कानून बनाए गए हैं वो, तो इसी को क्या कहा जाता है? संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और ये चीज हमें बताती है कि जय मान लो कि थे कठे घना तो थे आपका माता पिता ने भाई, आपका भाई बहना थे, कहीं भी बोल लो जो मनमाओ, लेकिन जब अगर कोई रिश्तेदार आ जा तो क्या करोगा? जिकारो देके इज्जत तू बोलोगा, है ना अंतर। तो यही चीज हमें बताती है। समाज में थे बाहर न जाओगा तो थारो माता पिता अगर थाने डांट भी दी बाहर न तो थे बाहर न सामने कौन बोलोगा? यह अपनी परंपरा है ना। तो यही चीज है कि परिस्थितियां जैसी होगी उसमें आप कैसा व्यवहार करते हो, उसी को क्या कहा जाता है? आपके सामने संस्कृति के नाम से जाना जाता है। सामाजिक मूल्य वे संस्कृति का आदर्श या धारणाएं होते हैं जिसके आधार पर हम किसी व्यवहार, वस्तु या विचार को अच्छा या बुरा, उचित व अनुचित मानते हैं। मतलब संस्कृति क्या होती है? संस्कृति वो हमारे समाज में आदर्श व धारणाएं होती हैं जिसके आधार पर हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कौन सी वस्तु अच्छी है या बुरी है और आपके सामने अनुचित है या उचित है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। उसी को सामाजिक मूल्यों के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए ईमानदारी, अहिंसा, देशभक्ति और न्याय। सामाजिक मूल्य क्या है भाई आपके सामने? कि हमें भाई आपके सामने चोरी करने को नाम लूंगा तो क्या होगा? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह समाज में धारणा है कि ये चीजें क्या होती हैं? गलत होती है ना। जो समाज में जो आपके सामने धारणाएं वो आदर्श, सांस्कृतिक आदर्श या धारणाएं जो हमें यह बताएं कि ये व्यवहार गलत है, आप अगर थे माता पिता के सामने बोल रहे हो, मतलब उनके सामने विरोध कर रहे हो, तो ये गलत चीज मानी जाती है। ये अच्छी या बुरी है कौन बताता है? हमारी धारणाएं, सामाजिक मूल्य बताते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? जैसे कि ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए, अहिंसा से, देशभक्ति और न्याय की बात करनी चाहिए। मूल्य समाज के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जो सामाजिक मूल्य होते हैं वो समाज का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जबकि प्रतिमान उन लक्ष्य को पहुंचने तक का साधन होते हैं। चलिए बच्चों, ये थे आपके सामने मास्टर क्लास। जो यूनिट 3 और 4 बच्ची वो बाद में करवा दूंगा। बाकी इंट्रोडक्शन टू द सोशियोलॉजी की यूनिट 1 और 2 मैंने आपको पढ़ा दी है। धन्यवाद। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। आपको क्या करना है? वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। आप सबको पता है इन सब पेपर की ना तो PDF मिल रही है, ना क्लासेस कहीं पर
पर दिख रही है, मैं आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपका काम सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने का है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 30,000 सब्सक्राइबर, कितने? 30,000 सब्सक्राइबर के मात्र 2,000 सब्सक्राइबर कम है, बहुत करीब आ चुके हैं। आपका एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जो वीडियो देख रहे हो, आप सब्सक्राइब भी कर दोगे ना तो हो जाएंगे पूरे पूरे। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो आपको पीडीएफ है, ये आपको पीडीएफ हमारी फ्री में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जैसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करोगे, आप इस प्रकार के हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। वहां पर पहुंचने के बाद में ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, फाइल वाले सेक्शन पे आना है। कौन से? फाइल वाले सेक्शन पे आना है। जैसे फाइल वाले सेक्शन पे आओगे, कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर एमडीसी सर्च कर लेना। क्या सर्च कर लेना? एमडीसी सर्च करोगे तो यहाँ पर एमडीसी थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ पड़ी होगी। किसके नाम से? एमडीसी थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ पड़ी होगी। इस पे क्लिक कर लेना और इसके पेज नंबर 72 पर, कितने नंबर पेज पर? पेज नंबर 72 पे पहुंच जाना है। फिर आपको क्लास फ्री में देखने को मिल जाएगी, पीडीएफ फ्री में देखने को मिल जाएगी। क्लास तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। समाजशास्त्र की उत्पत्ति या विकास का वर्णन कीजिए। विकास का वर्णन कीजिए औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति व प्रबोधन आंदोलन के संदर्भ में। मतलब समाजशास्त्र कैसे उसकी उत्पत्ति होती है, कैसे उसका विकास होता है और कहां से औद्योगिक क्रांति से उसकी शुरुआत होती है, फ्रांसीसी क्रांति और जो प्रबोधन आंदोलन है उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। चलिए, समाजशास्त्र एक उपेक्षाकृत नया विज्ञान है। मतलब समाजशास्त्र आज से उत्पन्न नहीं हुआ है कि कल कोई शास्त्र उत्पन्न हो गया, नहीं। समाजशास्त्र बहुत पुराना विज्ञान है, बहुत पुराने समय से चली आ रही विधियों से बना विज्ञान है। इसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुई। कहां पर हुई समाजशास्त्र की उत्पत्ति? यूरोप में इसकी उत्पत्ति होती है, जिसमें अपन समाज में भारी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलावों के परिणाम स्वरूप हुए। मतलब समाज में जो अलग अलग प्रकार के जो बदलाव देखने को मिले ना, जैसे समाज में जो सामाजिक बदलाव हुए, जो अलग अलग प्रकार की क्रांति से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो समाज में बदलाव होते हैं, उसके वजह से आपके सामने क्या है, हम ये जो नया विज्ञान है, जो समाज में बदलाव होते हैं और उस समाज में हुए बदलावों को जब आप पढ़ने के लिए, समाज में जो अलग अलग प्रकार के बदलाव होते हैं उनको समझने के लिए एक अलग शास्त्र, एक अलग विषय का भी जन्म होता है, उसको समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसी विचारक अगस्त कॉमेट ने 1838 में, कब? 1838 में पहली बार समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। अगस्त कॉमेट ने सबसे पहले इसका कब प्रयोग किया था, समाजशास्त्र शब्द का? 1838 में शब्द का सबसे पहले उनके द्वारा प्रयोग किया गया था। और इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? समाज शास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। क्यों भाई? जो इंसान किसी भी विषय को शुरू करे, जो भी इंसान कोई भी चीज को शुरू करे, उसी को उसी का जनक कहा जाता है। तो इसीलिए उनको समाजशास्त्र के जनक के रूप में भी जानते हैं। इसके विकास की 3 प्रमुख आपके सामने घटनाएं हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा। क्या रहा? जो आपके सामने समाजशास्त्र विषय, पहली है इसमें प्रबोधन आंदोलन, द इनलाइटमेंट, जो शुरुआत हुई 1800 शताब्दी में यूरोप में प्रबोधन काल या ज्ञानोदय का युग माना जाता है। मतलब 1800 सदी में क्या होता है, यूरोप के अंदर जो सबसे पहले विज्ञान की शुरुआत होती है। किसकी? विज्ञान की। लोग तार्किक रूप से चीजों को समझने लगे, धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लग गया, लोग हर चीजों को तर्क के आधार पे, विज्ञान के आधार पे समझना शुरू किया, धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ। उसको कौन सा काल कहा जाता है? प्रबोधन काल के नाम से, या आपके सामने ऐसा युग जिसके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति धीरे धीरे शुरू हुई। इस विचारक क्रांति ने धार्मिक अंधविश्वासों व चर्च के एकाधिकार को चुनौती दी। इसमें क्या हुआ? जो अलग अलग प्रकार के जो धार्मिक विश्वास देखने को मिलते थे, क्या देखने को मिलते थे? अलग अलग प्रकार के जो समाज में धार्मिक अंधविश्वास, विकास में धार्मिक अंधविश्वास, पाखंडवाद जो समाज में देखने को मिलता था। चर्च क्या करते थे? राजनीति को भी कंट्रोल कर रहे थे और समाज को भी कंट्रोल कर रहे थे। समझ में आ गया? एक समय तो ऐसा आ गया था कि चर्च के लोग क्या करने लगे थे भाई, ऐसे कहने लगे थे, एक पाप विमोचन पत्र निकाले कि 30 कुछ सेंट का, मतलब मान लो 15-20 रुपए का एक पत्र निकालते थे और कहते थे जो भी व्यक्ति अगर इसको खरीद लेगा ना उसके पाप धुल जाएंगे। अंधविश्वास है नहीं अभी है पाप। अगर कोई पत्थर खरीदने से अगर किसी के पाप धुल जाए तो कोई भी खरीद सकता है, वो तो कोई इंसान मर्डर कर देगा और फिर वो पत्थर खरीद के पाप धुल जाएंगे, है ना। तो सिर्फ पैसे कमाने का, भ्रष्टाचार का समय आ चुका था यूरोप के अंदर ही। तो इससे क्या हुआ, अलग अलग प्रकार के जो विचारक हैं, रूसो, वोल्टेयर और मोंटेस्क्यू ने तर्क, विज्ञान व मानवीय स्वतंत्रता पे बल दिए। तो धीरे धीरे उनको समझ में आया कि यहाँ पर धर्म के आड़ पर बहुत से चर्च के पादरी क्या कर रहे हैं, धर्म के आड़ पर जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, लोगों की धार्मिक विश्वासों को आहत पहुंचा रहे हैं और
खुद के फायदे के लिए दूसरों को प्रताड़ित कर रहे हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या अलग अलग प्रकार के तर्क, विचार और विज्ञान का सहारा लिया, जिससे क्या हो भाई आपके सामने समाज में विज्ञान आगे बढ़ा। इस आंदोलन ने यह विचार स्थापित किया कि प्रकृति के नियम होते हैं, जैसे प्रकृति के नियम होते हैं वैसे समाज को वैज्ञानिक और तार्किक आधारों से भी समझा जा सकता है। यह आपके सामने ये जो अलग अलग प्रकार के आंदोलन हुए, इनसे हमें सबसे पहले यह पता चला कि जिस तरीके से जो प्रकृति होती है उसके कुछ नियम होते हैं, वैसे ही समाज के भी हम कुछ नियम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वैसे ही हम समाज के भी कुछ नियम बना सकते हैं, जिसमें क्या है, वैज्ञानिक ढंग से जो चीजों को अपन समझे और तार्किक आधारों पर अपन चीजों को समझ सके। समझ में आ गया? मतलब समाज को समझने के भी कुछ ना कुछ नियम कायदे वैज्ञानिक रूप से बना सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। इस राजनीतिक क्रांति ने सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था, फ्यूडलिज्म और राजशाही को उखाड़ फेंका। क्या कहा? जो क्रांति हुई ना, इसने सबसे पहले जो फ्रांस के अंदर जो पुरानी राजनीतिक व्यवस्था देखने को मिलती थी, राजशाही व्यवस्था देखने को मिलती थी, इसको सबसे पहले उखाड़ने का काम किया। क्या किया? सबसे पहले इसको उखाड़ने का काम किया। और ये पहली क्रांतियों में से एक थी, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे शब्दों का प्रयोग किया। और इन सब शब्दों का प्रयोग अपने प्रियम्बल में भी किया गया कि सबसे पहले क्या हुआ करता था, लोग जो अमीर लोग हुआ करते थे ना, वो मजदूर वर्ग या सामान्य वर्ग लोगों के लिए क्या समझते थे कि इनके पास तो कोई मतलब ना तो कोई धर्म को मानने की योग्यता है, ना इन लोगों के पास यह अधिकार होना चाहिए स्वतंत्रता का, ना ये लोग समानता का अधिकार है। मतलब उनको एकदम जानवरों से भी बदतर समझते थे। तो पहली बार फ्रांसीसी क्रांति ने यह विचार दिया कि हर मनुष्य के पास ये अधिकार होना चाहिए, किस चीज का? कि वो अपने व्यक्तिगत फैसले ले सके, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सबके बराबर उनको समानता मिलनी चाहिए और सभी लोगों को मिलजुल कर रहने का अधिकार होना चाहिए। इन सबको सबसे पहले सिद्धांत दिया गया। इस भारी राजनीतिक उथल पथल और रक्तपात के कारण समाज में गहरी अव्यवस्था फैल गई। तो इसके वजह से जो समाज है, जो राजनीतिक उथल पुथल, जो समाज के अंदर फ्रांसीसी क्रांति की वजह से जो समाज में बहुत ज्यादा उथल पुथल मच रही थी, और जो समाज में बहुत बड़ी मात्रा में रक्तपात, मतलब रक्त रंजित एक दूसरे के लोग जो जान लेने पर तुले हुए थे, इससे समाज में क्या बहुत बड़ी अव्यवस्था, समाज में बहुत बड़ी अराजकता फैल गई, एक दूसरे से लड़ाई चल रही थी, मतलब समाज में व्यवस्था खराब हो रखी थी। अगस्त कामेट और एम एस दुर्खिम जैसे शुरुआती समाजशास्त्रियों ने महसूस किया कि इस टूटते हुए समाज को फिर से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। तो अगस्त कामेट और एम एस दुर्खिम जैसे जो विचारक है ना, इनका लक्ष्य ये नहीं था कि समाज को समझा जाए, इनका प्रयास ये था कि छोटे मोटे सिद्धांत देकर अपन क्या कर लेंगे, समाज को एक कर लेंगे, फिर से शांति स्थापित कर लेंगे। समझ में आ गया? और इसी चक्कर में समाज को व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने का तरीका शुरू हुआ। तो वही कहते हैं ना, कोई समस्या ही किसी बहुत बड़े आविष्कार की जननी होती है, वही वाली चीज हुई। औद्योगिक क्रांति 18 से 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में फिर से शुरू हुई औद्योगिक क्रांति ने अर्थशास्त्र को कृषि से कारखानों में बदल दिया। मतलब 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर जो इंग्लैंड के अंदर जो औद्योगिक क्रांति होती है, कौन सी क्रांति? जो औद्योगिक क्रांति होती है, उसने क्या कर दिया, जो अर्थव्यवस्था थी, कौन सी व्यवस्था थी? जो अर्थव्यवस्था थी वो पहले आपके सामने किस पर निर्भर हुआ करती थी? सिर्फ कृषि पर। पहले की अर्थव्यवस्था किस चीज पर निर्भर हुआ करती थी? सारी की सारी कृषि पर हुआ करती थी। अगर आपके पास कृषि है, भूमि है, तो आप पैसे वाले हो, वरना भाई आप क्या हो, आम व्यक्ति बनकर रहोगे। लेकिन औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, कृषि से छोड़कर धीरे धीरे कारखाने उत्पन्न होने शुरू हुए, लोग गांवों से शहरों के पलायन करने लगे, जिससे तेजी से शहरीकरण हुआ। जिससे क्या, लोग भाई गांव छोड़कर शहरों की तरफ बढ़ने लगे, और समाज ना पहले गांव में ज्यादा रहता था, अब शहरों में ज्यादा रहने लगा, तो समाज का रूपांतरण होने लगा। पहले समाज को वास्तविक स्वरूप भी बदलने लगा। इससे आर्थिक बदलाव ने कई सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया। पहले समाज में गरीबी समस्या हुआ करती थी, दासता समस्या हुआ करती थी। इस प्रकार की समस्याएं तो अब खत्म होने लगी। क्यों? औद्योगिकरण से लोगों के पास पैसा तो आने लगा, लेकिन अलग अलग प्रकार की समस्याएं, जैसे मलिन बस्तियां, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, गरीबी, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा अमीर हुए औद्योगिक क्रांति में, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हो गए, छोटे बच्चों से काम कराना, अपराध और पूंजीपति वर्ग, कैसा बहुत ज्यादा अपराध भी बढ़ने लगे, और जो पूंजीपति वर्ग है, मतलब बहुत ज्यादा अमीर वर्ग है, वो समाज में बढ़ने लगा। और जो मजदूर है, उनसे बहुत ज्यादा समय तक काम कराया जाता था, बल्कि उनको उतना वेतन नहीं दिया जाता था। समझ में आ गया? तो मजदूरों का शोषण भी एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी। निष्कर्ष, इन नई और जटिल सामाजिक समस्याओं का समाधान पारंपरिक धर्म या दर्शन के पास नहीं था। ये जो अलग अलग प्रकार की जो आपको मैं समस्याएं बता रहा हूँ ना, इन समस्याओं का समाधान जो प्राचीन समय से, जो पहले से जो अलग अलग प्रकार की परंपराएं चली आ रही है ना, उनके पास इनका कोई भी समाधान नहीं था।
तो इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें नए तरीके से, नए सिरे से समाज को समझने की जरूरत थी और वो प्रयास किए गए और इससे क्या हुआ, समाज में बदलाव हुए। समझ में आ गया? चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, समाज शास्त्रीय अध्ययन के वैज्ञानिक और मानवतावादी दृष्टिकोण के बारे में बताइए। तो समाज शास्त्रीय अध्ययन में वैज्ञानिक और मानवतावादी दृष्टिकोण क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। समाज शास्त्र में मानव व्यवहार व समाज को समझने के लिए दो प्रमुख किंतु भिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग किया गया। क्या हुआ, समाज शास्त्र में मानव व्यवहार को, मतलब समाज शास्त्र के माध्यम से अपन क्या कर रहे थे, कोई भी मनुष्य है, क्या है, कोई भी मनुष्य है, उसके व्यवहार को अपन समझ सकते हैं और समाज को समझने के दो प्रमुख किंतु भिन्न दृष्टिकोणों का प्रयोग किया गया। क्या किया गया, समाज को समझने के लिए अपन ने दो अलग अलग प्रकार के जो दृष्टिकोण है उनको अपन ने अपनाया। पहला था वैज्ञानिक दृष्टिकोण और दूसरा है मानवतावादी दृष्टिकोण। कौन सा है, पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दूसरा है मानवतावादी दृष्टिकोण। पहला तो अपन समाज को वैज्ञानिक ढंग से समझ सकते हैं, दूसरा आप मनुष्य की तरफ अपन चीजों को समझ सकते हैं। पहला दृष्टिकोण है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है, इस दृष्टिकोण को की नींव अगस्त कामेट और एमिल दुर्खिम ने रखी। क्या क्या, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई, अगस्त कामेट और एमिल दुर्खिम के द्वारा रखी गई और इसको प्रत्यक्षवाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, प्रत्यक्षवाद के नाम से अपन जानते हैं, पॉजिटिविज्म के नाम से भी जाना जाता है। क्या है भाई, मूल मान्यता, इनका मानना है कि मानव समाज का अध्ययन बिल्कुल उसी तरीके से किया जा सकता है जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण यही कहता है कि हम समाज को उसी तरीके से समझ सकते हैं जैसे अपन भौतिक विज्ञान के नियम समझते हैं ना, उसी तरीके से हम समाज को वैज्ञानिक ढंग से समझ सकते हैं। चाहे कोई भौतिक विज्ञान का नियम हो गया, चाहे रसायन विज्ञान का नियम हो गया, चाहे प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन हो गया, इन सब चीजों के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से हम और अन्य चीजों को भी समझ सकते हैं। समझ में आ गया, मतलब वैज्ञानिक पद्धति से समझ सकते हैं। पद्धति, ये दृष्टिकोण पूरी तरह तथ्य, आंकड़ों और मात्रात्मक शोध पर निर्भर करता है। ये सब चीज किस पर निर्भर करता है कि अगर हम वैज्ञानिक पद्धति से अगर समाज को समझना चाहते हैं तो हमें तथ्यों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि भाई अगर जनगणना की जाती है, जनगणना भी समाज को समझने का तरीका है। कितने धर्म के लोग हैं एक परिवार में, कितने आम तरीके से लोग हैं, कितने आपके सामने जातियां हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने गरीबी से नीचे हैं, आंकड़ों का प्रयोग होता है ना। तो जनगणना भी समाज को समझने का तरीका है। तो यही है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसकी बात करता है, आंकड़ों की, इसकी आंकड़ों व तथ्यों की बात करता है तथा मात्रात्मक क्वांटिटेटिव शोध पर निर्भर करता है। और किस पर निर्भर करता है, आंकड़ों की ज्यादातर शोध की बात करता है। यह सर्वेक्षण प्रयोग व सांख्यिकी को प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, अलग अलग प्रकार के समाज में जो सर्वेक्षण होते हैं, सर्वे आते हैं, बेरोजगारी का सर्वे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का सर्वे, अलग अलग प्रकार के सर्वे हो गए, अलग अलग प्रकार की रिसर्च की जाती है, अलग अलग प्रकार के स्टैटिक डाटा का प्रयोग किया जाता है। उन सब चीजों के माध्यम से अपन चीजों को समझते हैं। उद्देश्य, इसका मुख्य लक्ष्य मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाले सार्वभौमिक नियमों, यूनिवर्सल लॉ की खोज करना है। भाई आपके सामने इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, मानव व्यवहार को, कोई भी मनुष्य का जो व्यवहार होता है, क्या होता है, कोई भी मनुष्य का जो व्यवहार होता है उसको नियंत्रित करने के लिए जो अलग अलग प्रकार के जो सार्वभौमिक नियम होते हैं, ऐसे नियम जो पूरी दुनिया पर लगते हैं, इस प्रकार के नियमों की क्या करना, खोज करना। और सामाजिक घटनाओं की भविष्यवाणी करना, जो समाज में जो अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती हैं, सब की सब घटनाओं की भविष्यवाणी करना, इसका क्या होता है, प्रमुख लक्ष्य होता है। क्या होता है, प्रमुख लक्ष्य यही है, सामाजिक घटनाओं की भविष्यवाणी करना। इसमें शोधकर्ता पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव और मूल्यप्रद, वैल्यू न्यूट्रल रहना चाहिए। तो इसमें अगर कोई भी इंसान वैज्ञानिक ढंग से चीजों को समझ रहा है ना, तो ऑब्जेक्टिव और मूल्यप्रद, मतलब जो डाटा दिया गया ना, उसको अच्छे से एनालिसिस करो और उसी के आधार पे तथ्य लगाओ। अपनी कल्पनाओं के आधार पे आप तथ्य नहीं दे सकते। समझ में आ गया, जनगणना गए और घर पे बैठे बैठे आपने पूरे गांव के आंकड़े दे दिए, तो मैं जानो सारा गांव नंबर तो मेरे है, क्योंकि घर की ताकत में, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके पास। समझ में आ गया। मानवतावादी दृष्टिकोण, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों ने, जो मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों ने विचारधारा की इस दृष्टिकोण के करीब हैं और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण की यांत्रिक परिवर्तन की आलोचना करता है। क्या करता है, मानवतावादी विचारधारा किसके द्वारा दी गई, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों के द्वारा दी गई। किसके द्वारा, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों ने आपके सामने मानवतावादी दृष्टिकोण दिया। उन्होंने क्या कहा, इन्होंने भाई समाज में मनुष्य, कोई भी मनुष्यता है उसको मनुष्य की तरह समझने की बात की। वैज्ञानिक ढंग के आलोचक रहे, वैज्ञानिक ढंग से समाज को समझने के आलोचक रहे। पहले मूल मान्यता, इसका मानना है कि मनुष्य कोई निर्जीव वस्तु जैसे पत्थर या रसायन नहीं है। भाई इन सब का मानना है कि मनुष्य है ना भाई, उसमें भावनाएं हैं,
है ना। वो चीजों को बुद्धि से समझता है, वो कोई निर्जीव वस्तु तो है नहीं जैसे कोई पत्थर या रसायन होता है ना। मनुष्य सोचता है, महसूस करता है और उसके कोई भी कार्य करने के पीछे कोई ना कोई भावना होती है। मतलब अगर कोई भी मनुष्य कोई भी काम करता है ना, तो उसके पीछे पीछे उसकी कोई घटना या कोई ना कोई भावना उसकी जरूर होती है। इसलिए प्राकृतिक विज्ञान के तरीके से समाजशास्त्र पे लागू नहीं होते। इसलिए जो वैज्ञानिक ढंग से जो चीजें पद्धति, मैक्स वेबर ने इसे वेस्टर्न यानी सहानुभूति समझ के उदाहरण दी। मैक्स वेबर ने क्या किया, समाज को सहानुभूति के साथ, समाज भाई कोई भी मनुष्य होता ना, उसको मनुष्य की तरह समझो। वैज्ञानिक ढंग, तो वैज्ञानिक चीजें तो क्या होती है भैया आपके सामने, उनमें तो तर्क और साइंस की जरूरत होती है। लेकिन ये जो जितनी भी चीजें होती है, समाज में मनुष्य रहते हैं, चीजें थोड़ी रहती है ना। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी चीज सिद्धांत को समझना चाहते हो तो सहानुभूति मनुष्य की तरह आपको चीजों को समझना चाहिए। मनुष्य की चीजें तरीके से समझोगे तभी आप अच्छे से चीजों को समझ पाओगे। शोधकर्ता को खुद उस व्यक्ति की तरह की जगह रहकर सोचना चाहिए जिसकी अध्ययन कर रहा है। वो तो सीधी सीधी बात यही करते थे, अगर कोई भी चीज पर शोध कर रहे हो ना, तो आपको उस व्यक्ति की जगह रहकर सोचो जिस व्यक्ति की आपका अध्ययन कर रहे हो। क्यों? उससे आपको मनुष्यता का पता चल जाएगा। किसका? कि कोई भी मनुष्य वो कैसा सोचता है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। यह गुणात्मक क्वांटिटेटिव विधि जैसे गहन साक्षात्कार और प्रतिभागी अवलोकन का अध्ययन करता है। ये क्या करता है आपके सामने, भाई कोई भी व्यक्ति है ना, उसके अंदर कैसे गुण है, समझ में आ गया। वो उसका साक्षात्कार लो, उसकी प्रतिभागी मतलब उसका इंटरव्यू ले सकते हो, कोई कंपटीशन जैसे पर्सन बनाते हैं ना, उस प्रकार के नियम कायदे बनाकर उसे पर्सन बोल सकते हैं। इसका लक्ष्य नियम बनाना नहीं बल्कि मानव व्यवहार के पीछे छिपे अर्थों और उनके संघर्ष और सामाजिक न्याय को समझना है। ये जो मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स क्या कहते थे, इनका नियम ये नहीं था कि वो सीधे नियम बना देते थे। ये कहते थे कोई भी मनुष्य है उसका व्यवहार समझो कि कोई भी मनुष्य कैसे व्यवहार करता है, किस परिस्थिति में, उनके संघर्ष कहते हैं कैसे हैं, समाज में जो न्याय होता है, सामाजिक न्याय कैसा होता है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। भाई आप कोई भी नीची जाति में, आप एक शहर में रहो, आपको पता ही नहीं चलेगा आप नीची जाति के व्यक्ति हो, और आप कोई पुराने गांव में कम पढ़े लिखे लोगों वाले गांव में रहो, आपको तुरंत बता देंगे कि आप नीची जाति के व्यक्ति हो। समझ में आ गया ना। तो हर व्यक्ति के लिए सामाजिक न्याय, समाज में न्याय अलग अलग हो सकता है, मानवीय मूल्य अलग हो सकते हैं, संवेदनाएं और स्वतंत्रताएं अलग हो सकती है। समझ में आ गई। कहीं कहीं पर महिलाओं, कहीं कहीं पर लड़कियों को लड़कों से ज्यादा तवज्जो दी जाती है। भाई आप पढ़ाई करते हो, आपको पता है, आपको ज्यादा तवज्जो देते हैं आपके माता पिता, आपके भाई को जरूर डांट देंगे लेकिन आपको नहीं डांटेंगे, होता है ऐसा। लेकिन अगर आप कहीं पर कोई ऐसी जगह पे चले जाओ भाई जहां पर शिक्षा थोड़ी कम है, वहां पर महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो हर व्यक्ति के लिए नियम अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग भावनाएं होती हैं। आधुनिक समाजशास्त्र में किसी एक सामाजिक घटना का संपूर्ण विश्लेषण इन दोनों दृष्टिकोण व संतुलित समन्वय को आवश्यक माना है। क्या माना है? आधुनिक समाजशास्त्र में कोई भी घटना को समझना चाहते हो तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझो और संतुलित समन्वय करना जरूरी होता है। चलिए, समाज व समुदाय के बीच में अंतर मैंने पढ़ा दिया है। ये प्रश्न पढ़ेंगे, समूह की परिभाषा दीजिए तथा उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। समूह क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रकार कैसे होंगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। समूह की परिभाषा, मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है, मनुष्य प्राणी है, प्रणाली नहीं प्राणी है। मनुष्य क्या भाई, एक सामाजिक प्राणी होता है, वो हमेशा समूह में रहता है। कभी भी मनुष्य को देख लेना भाई, मनुष्य हमेशा कैसा रहेगा, समूह में रहेगा। समाज शास्त्र केवल लोगों की भीड़ का समूह नहीं कहा जा सकता। जैसे बस में खड़े लोग, मैकाइवर और पेज ने कहा समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के ऐसा संघ जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध बनाते हैं। भाई समाज शास्त्र में जो लोग है ना, लोगों को उन्होंने भीड़ की तरह नहीं माना है। जैसे भैया आपके सामने अब आप परीक्षा देने जाते हो, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम की परीक्षा देने जाते हो, कितने बच्चे आते हैं, क्या वो आपके समाज का हिस्सा है? क्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया आपके साथ उनके कोई संबंध ही नहीं है। बस आपने परीक्षा दी, 2-3 मिनट बात कर लोगे, फिर आप अपने घर, वो अपने घर। समाज कौन होता है? आपके गांव के, आपके आसपास के दोस्त, आपके माता पिता, आपके जो काका ताऊ हो गए, आपके परिवार हो गया, आपका समाज हो गया, वो सब लोग जो आपके सामने क्या है, जिनके रिश्ते आपके सामाजिक संबंध वाले हो, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध वाले रिश्ते हो, वही क्या होता है आपके सामने सामाजिक प्राणी के रूप में जाना जाता है। एक सामाजिक समूह में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। अगर कोई भी सामाजिक समूह को समझना चाहते हो, अगर आप कोई भी सामाजिक समूह की बात करते हो, तो उसका मिनिमम क्राइटेरिया यही है कि उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो। क्या हो? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। क्या होने चाहिए? क्या तो 2 व्यक्ति होने चाहिए, 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, जिनके बीच निरंतर अंतः क्रिया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जिनके बीच में लगातार कोई ना कोई क्रिया होती रहनी चाहिए। एक समान उद्देश्य या साझा पहचान होना अनिवार्य है। क्या है? उनको एक जैसा उद्देश्य आना जरूरी है और उनका एक समान
क्या है भाई, उन सब लोगों को एक समान उद्देश्य होना चाहिए। गांव के लोग हो आप, सभी लोग समाज में रहते हो। किसी भी इंसान के जीवन में सुख दुख आ गया, कोई इंसान की आप घर में मृत्यु हो गई, आप सभी लोग उसके घर पे जाते हो, बैठते हो 2 मिनट, शादी फंक्शन का काम होता है तो आप उनके काम कराते हो ना भाई। कोई भी एक उद्देश्य होता है, उसकी पूर्ति करने के लिए एक समाज के लोग सारे एक जगह एकजुट हो जाते हैं और उस काम को पूर्ति करते हैं। अच्छा, आप स्कूल में जाते हो, वो भी समाज है, सारे बच्चे एक जगह बैठकर पढ़ाई कर रहे हो। कॉलेज में जाते हो, वो भी समाज है, समझ में आ गया। जहां पर ऑफिस में काम करते हो, वो भी समाज है। क्यों? क्योंकि आप कोई एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक लोग क्या कर रहे हो, प्रयासरत हो, और एक दूसरे के साथ समाज जैसा आपका व्यवहार होता है। समझ में आ गया। एक दूसरे का साथ बटाते हुए, स्कूल में रहते हो, साथ खेले होंगे, साथ लड़ाई की होगी, साथ में चीटिंग करी होगी, साथ में पढ़ाई की होगी, सब कुछ आपने साथ में ही किया है, तो सामाजिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। समाज का अर्थ सिर्फ घर परिवार ही नहीं होता है, और बाहर की चीजें भी होती हैं। सामाजिक समूह के प्रकार, सामाजिक समूह कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह क्या होते हैं? यह अवधारणा C.H. कुले के द्वारा दी गई थी। किसने दी थी? C.H. कुले ने आपके सामने क्या की थी? प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। इन समूहों का आकार छोटा होता है। C.H. कुले के अनुसार जो प्राथमिक समूह होते हैं ना, ये छोटे होते हैं आकार में। सदस्यों के बीच आमने सामने घनिष्ठ अतरंग व्यक्तिगत संबंध होते हैं। क्या होते हैं भाई? घर परिवार हो गया, आपका घर परिवार हो गया, स्कूल वगैरह हो गया, इसमें क्या आपके व्यक्तिगत रिश्ते रहते हैं। हर व्यक्ति से क्या रहते हैं? हर व्यक्ति से आपके सामने व्यक्तिगत रिश्ते रहते हैं। आप हर व्यक्ति से घनिष्ठता से जुड़े रहते हो। कैसे जुड़े रहते हो? हर व्यक्ति से घनिष्ठता के साथ आपके सामने जुड़े रहते हो। ये संबंध स्वार्थ नहीं बल्कि प्रेम व अपनत्व पे टिके रहते हैं। आपके रिश्तेदारी के, आपके माता पिता के, काका ताऊ के रिश्ते कैसे हैं भाई? स्वार्थ से ज्यादा प्रेम भाव है। और उसका क्या देखा, वो लड़ाई हो जाए, कोई बात के लिए टोक दी, थारा बुरो मान जो, कोई बात को नहीं, लेकिन थारे अगर समस्या पड़े तो भाई सबू पहले आवा है ना। तो वह रिश्ता की पही स्वार्थ पर कौन टिक रहा? प्रेम भाव पे टिक रहे। हम लाग्स का है कि स्वार्थ ही मेरा, लेकिन ही को नहीं, जब जरूरत पड़े तो साथ भी देवे है ना। परिवार, मित्र मंडली और पड़ोसी लोग कौन कौन होते हैं भाई प्राइमरी ग्रुप में? परिवार, आपके परिवार के लोग हो गए, आपके दोस्त हो गए, आपकी मित्र मंडली हो गई, ये सब क्या होते हैं भाई? आपके सामने पड़ोसी हो गए, ये सब क्या होते हैं? प्राथमिक समूह होते हैं। ये व्यक्ति के व्यक्तिगत निर्माण, व्यक्तित्व के निर्माण में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत भूमिका निभाते हैं। ऐसे कहते हैं ना भाई, कोई भी व्यक्ति कैसा होगा वो उसकी संगत से पता चलता है ना। तो ये हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, उसका उसके निर्माण करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। द्वितीय समूह, प्राथमिक समूह से बिल्कुल विपरीत होते हैं। द्वितीय समूह क्या होते हैं? सेकेंडरी ग्रुप क्या होते हैं? जो प्राथमिक समूह होता है उससे बहुत अलग होते हैं। इनका आकार बहुत बड़ा होता है। इनका संबंध प्रत्यक्ष व औपचारिक और अव्यक्तिपूर्वक होता है। लोग एक दूसरे से भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि वो स्वार्थ से जुड़े रहते हैं। मतलब द्वितीयक समूह वो होते हैं जैसे अपने घर परिवार जैसा रिश्ता तो उन लोगों में भी होता है, लेकिन घर परिवार जैसा नहीं होता है। कोई ना कोई भी एक लक्ष्य के लिए जुड़े होते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि उदाहरण के लिए बताऊं, राजनीतिक दल, मजदूर संघ और बड़े निगम या बड़े विश्वविद्यालय। अब भाई आप कॉलेज में, आपके सामने कुछ अगर आप बाहर की कॉलेज है, उसमें आप जब बाहर जाओगे ना तो 1-2 दोस्त तो आपके पक्के रहेंगे। बाकी आज के समय आपके फ्रेंड लिस्ट में जो 100 लोग जुड़े हुए ना, ये देखना, ये आपकी इंस्टाग्राम की फॉलोइंग पे, व्हाट्सएप की कॉन्टेक्ट लिस्ट में है ना, और फेसबुक पे आपके फॉलोइंग में रहेंगे। बाकी ना तो आपके इनसे कभी बात होने वाली है, ना कुछ होने वाला है। असली दोस्ती स्कूल की होती है भैया। समझ में आ गया? तो ऐसे जगह जहां पर आपके सामने आप कोई भी व्यक्तियों से स्वार्थ से जुड़े रहते हो, वो कौन से समूह होते हैं? द्वितीयक समूह होते हैं, जिसमें मजदूर दल हो गए, बड़े निगम हो गए, विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं आती हैं। अंतर समूह है। इन ग्रुप और बाहरी समूह कौन होते हैं? यह वर्गीकरण WG समनकर और हम और वे की भावना के आधार पर किया गया। क्या किया गया? जो अंत समूह, इन ग्रुप और आउट ग्रुप होते हैं, इनके बारे में किसके द्वारा बताया गया? WG जो समनकर है, समनर है, उन्होंने हम और वे की भावना किसके बारे में बताया? हम की भावना और वे की भावना दोनों के आधार पर उन्होंने इस चीज के बारे में बताया था। अंत समूह है वह समूह जिससे व्यक्ति स्वयं से जुड़ा हुआ महसूस करता है। अंत समूह वो समूह होते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति ना स्वयं से जुड़ा हुआ महसूस करता है। किससे जुड़ा हुआ महसूस करता है भाई? स्वयं से, खुद से जुड़ा हुआ महसूस करता है, जिसके लिए हम की भावना, वी फीलिंग और त्याग की भावना होती है। क्या करता है? कोई भी चीजों को वो आसानी से त्याग कर देता है। समझ में? जैसे देश मेरा धर्म, मतलब भाई सीधी की सीधी बात है कि अगर कोई भी आदमी के देशभक्ति की बात हो, मरण मिटन के लिए तैयार हो जा, धर्म के लिए भी जाना, तो अहिया को चीज जिसे आप हर इंसान का बहुत मजबूती से जुड़ाव होता है, उसी को अंत समूह के नाम से जाना जाता है। उस चीज के लिए इंसान
खुद अच्छे से जुड़ा रहता है ना, और मरने बिटने के लिए तैयार होता है, उसको अंत समूह के नाम से जाना जाता है। वह समूह, वे समूह जिसे व्यक्ति अपने से अलग मानता है, ऐसे समूह है जिससे व्यक्ति का कोई मतलब नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता, खुद से अलग मानता है, पर इससे प्रति प्रति अक्सर वे या प्रतिद्वंदी की भावना होती है। जिससे क्या होता है, उससे अक्सर कैसी भावना होती है, प्रतिद्वंदी, मेरा विपक्ष, ऐसी भावना होती है। जैसे कोई विरोधी दल हो गया या राजनीतिक दल हो गया, शत्रु देश हो गया, इन सब में इस प्रकार की भावना देखने को मिलती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए लास्ट नंबर प्रश्न की बात करें, विवाह की परिभाषा दीजिए तथा इनके प्रकार व कार्यों का वर्णन कीजिए। विवाह क्या होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अपन। विवाह समाज के सबसे प्राचीन और मूलभूत सामाजिक संस्थाओं में से एक है। क्या है, जो विवाह होता ना भाई, विवाह आज से तो चले आ रहे हैं, अपने कितने प्राचीन परंपराएं हैं, वैदिक काल से तो अपने को पता है, समझ में, अगर सिंधु घाटी सभ्यता में भी होते थे, तो कितनी पुरानी जो व्यवस्था है, वैवाहिक व्यवस्था होती है, जिसमें स्त्री और पुरुष अपने संबंधों में बनते हैं, उसी को विवाह के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत मूलभूत, मतलब इतने चाहे लाखों समय से क्या एक ऐसी परंपरा है जो लगातार चली आ रही है। समाजशास्त्री एडवर्ड वेस्टरमार्क का कहना है, विवाह एक से अधिक पुरुषों या एक से अधिक स्त्रियों के साथ ऐसा संबंध है जिसे प्रथा या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ये जरूरी चीज है। आपका रिश्ता आपसे, आपकी हो सकती है एक से अधिक पत्नी हो, भाई कौन से धर्म में होता है, मुस्लिम धर्म में होता है, इस्लाम धर्म में, और भी बहुत से धर्म है जिसमें आपसे एक से अधिक पत्नियां रख सकते हो। ऐसे भी भाई धर्म है जिसमें, ऐसे भी समाज है जिसमें एक व्यक्ति है, एक स्त्री, उसके कई पुरुष भी हो सकते हैं पति, उनको कानूनी रूप से मान्यता होती है। कैसी मान्यता होती है, कानूनी रूप से उनकी प्रथाएं हैं वो चली आ रही है, जिससे दोनों पक्षों में पैदा होने वाले बच्चों को कुछ अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं। इसमें क्या है, चाहे स्त्री पक्ष हो चाहे पुरुष पक्ष हो, उनमें आपके सामने भाई जो जिनके आपस में वैवाहिक संबंध, अगर उनके बच्चे होते हैं तो उनको कानूनी अधिकार मिलता है। कैसा अधिकार मिलता है, उनको कानूनी अधिकार मिलता है। विवाह केवल एक जैविक संबंध नहीं, विवाह का अर्थ ये नहीं कि आपने क्या कर लिया भाई, दो लोगों के बीच में मतलब जैविक आपके सामने शारीरिक रिश्ते बने या मानसिक रूप से रिश्ते बने, ऐसा ही नहीं, बल्कि आपके सामने एक सामाजिक में स्थापित एक प्रथाएं हैं। समाज में क्या बहुत प्राचीन समय से चली आ रही प्रथा है, और कानूनी अनुबंध भी होता है, क्या कानूनी रूप से लागू किया गया नियम भी होता है। विवाह के कितने प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ मैरिजेस। सदस्यों की संख्या के आधार पर विवाह के मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला एक विवाह और बहु विवाह। जब एक पुरुष को एक समय में केवल एक ही स्त्री से विवाह करता है तो उसको एक विवाह मोनोगेमी के नाम से जाना जाता है। मतलब एक टाइम में भाई एक ही कोई स्त्री या महिला से, एक स्त्री या पुरुष से विवाह करे तो वो एकल विवाह के नाम से एक विवाह, या आपके सामने हिंदू धर्म में लगभग ये देखने मिला है। आधुनिक समय समाजों में ये विवाह सबसे सामान्य व कानूनी रूप से मान्य है। आज के समय समाज में सबसे ज्यादा यही देखने को मिलता है। बहुविवाह, जब व्यक्ति के एक समय से एक से अधिक जीवन साथी, मतलब ऐसी प्रथा है जिसमें भाई एक से अधिक जीवन साथी किसी के हो, उसको बहुविवाह पॉलीगैमी के नाम से जाना जाता है। जिसमें पहला है बहुप्रति पत्नी प्रथा, मतलब पोली गैनी क्या होता है, एक पुरुष की कई पत्नियां होती है, मतलब पुरुष एक है उसकी कई पत्नियां, तो उसको बहुपत्नी पॉलीगैनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ जनजातियों और पारंपरिक समाजों में देखने को मिलता है, मतलब भाई एक ही व्यक्ति का बहुत सारी पत्नियां हैं, तो क्या बहुत सारे समाजों में देखने को मिलता है। बहुपति प्रथा, एक स्त्री को एक ही समय में कई पति होते हैं, मतलब स्त्री एक है लेकिन उसकी कई पति हैं, तो उसको पोलीएंड्री के नाम से जाना जाता है। ये टोडा व खस जनजातियां होती हैं, ये खास करके जनजातियों में ये चीज देखने को मिलती है, बाकी कम देखने को मिलती है। जहाँ पे स्त्रियों की संख्या, पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है स्त्रियों से, वहां पर इस प्रकार के रिश्ते बनते हैं। विवाह के कार्य, यौन व्यवहार के नियम, विवाह मानवीय कामेच्छाओं व सामाजिक और नैतिक मान्यता प्राप्त करता है। भाई विवाह में पहला होता है, कोई भी इंसान की शारीरिक जरूरतें होती हैं उनको पूर्ति करने पर भी काम करता है, साथ के साथ समाज में एक नैतिक तरीके से अच्छे से कोई भी सामाजिक नियमों से हो सके, और इससे समाज में क्या अराजकता नहीं फैलती है, फिक्स हो जाता है भाई सभी इंसान के लिए जीवन। संतान उत्पत्ति और वैधता, विवाह से जन्म लेने वाले बच्चों को समाज में वैधता भी मिलती है। विवाह हो गया और आपके जो बच्चे होंगे उनको भी समाज में क्या इज्जत व सम्मान मिलता है, और उनको संपत्ति का अधिकार भी मिलता है। आर्थिक सहयोग, जब पति पत्नी के बीच में श्रम विभाजन व आर्थिक उत्तरदायित्व की बात आए तो भी फिक्स रहता है कि भाई स्त्री ये काम करेगी, पुरुष ये काम करेगा। भावनात्मक सुरक्षा, विवाह दो व्यक्तियों के बीच में जीवन, कोई भी जीवन में मुश्किल समय आ गया, सब चीजों के बीच में साथ रहने की दृष्टिकोण भी जुड़ा होता है। तो ये था बच्चों आपका जो पेपर होने वाला है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, मैंने पढ़ा दिया है आपको। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।